हेलो। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 इक्वेशन समीकरण। ठीक है, क्लास 9 यानी कि ये 9th नंबर का वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि हल करने का तरीका क्या है और ये होता क्या है। इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और नोट्स के बारे में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। ठीक है, आज का हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इससे पहले जैसे 4x + 3 = 7, इस तरह का समीकरण हम लोगों ने सीख लिया है। ये एक चर वाला है। एक चर वाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें केवल चर जो है, एक ही चर है जो कि यहाँ पर x है। ठीक है, तो अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसमें दो चर होंगे, जैसे कि 2x + 3y = 7। अब इसमें देखिए, ये जो है x एक चर है और दूसरा चर जो है वो y है। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि अगर एक चर वाला समीकरण है और उसमें चर का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो एक ही इक्वेशन यानी कि एक ही समीकरण इनफ है, काफ़ी है। ठीक है, एक समीकरण होगा और एक चर होगा तो उस चर का हम लोग वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दो चर है, जैसे यहाँ पर x और y है, दो चर है और दोनों हमें ज्ञात करना है, तो हमें मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए? मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए, तब जाके हम x और y का वैल्यू पता कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2x + 3y = 7 है और हम लोगों को अगर x और y का वैल्यू पता करना होगा तो एक नहीं दो इक्वेशन दिए रहेंगे। जैसे एक और दिया रहेगा, मान लीजिए 7x - 2y = 11। तो ये समीकरण 1 हो गया, यानी पहला समीकरण हो गया, और ये दूसरा समीकरण हो गया। यानी कि अगर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल वेरिएबल यानी कि चर, दो चर है, तो कितने इक्वेशन की आवश्यकता होगी उसे हल करने के लिए? दो इक्वेशन की। ठीक है, अगर एक वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन की आवश्यकता होगी? एक इक्वेशन की। ठीक है, अगर तीन वेरिएबल हो, मान लीजिए x भी है, y भी है, z भी है, ठीक है, तीन वेरिएबल अगर हो तो कितने इक्वेशन चाहिए? तीन इक्वेशन चाहिए। चार वेरिएबल होगा तो कितने इक्वेशन चाहिए? चार वेरिएबल। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए हमें उसके मान को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। कितने चर वाला? दो चर वाला। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण सीख रहे हैं, तो इसमें हमें कितने चाहिए मिनिमम इक्वेशन? दो। ठीक है, दो। अभी एक सेकेंड। अब देखिए, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसे हल करने के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका अगर कोई हम लोग व्यापक रूप लिखें या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, ये किस तरह से होगा, तो वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए a1x + b1y + c = 0, और दूसरा हमारा समीकरण हो जाएगा a2x + b2y प्लस, यहाँ पर c1 लिख दीजिए और यहाँ पर c2। ठीक है, बराबर 0। ये क्या हो गया? ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, व्यापक रूप हो गया। इसी तरीके से हमें समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास समीकरण होंगे। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो इक्वेशन है ax + by + c = 0, इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि ये इक्वेशन है क्या। ये जो यहाँ पर आप समीकरण देख रहे हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग, मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, इसको अगर हम इसका अगर ज्यामितीय रूप बनाएं, इसको अगर ग्राफ पर बनाएं,
तो यह एक सरल रेखा बनेगी। ये जो इक्वेशन दिया गया है ये कैसा बनेगा, तो ये एक सरल रेखा का रूप होगा। कैसा रूप होगा इसका? सरल रेखा बनेगा। क्या बनेगा? सरल रेखा। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका जो ग्राफीय रूप होगा, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक सरल रेखा। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर इसको हम लोग ग्राफ पर बनाए तो क्या बनेगा? एक सरल रेखा। मान लीजिए सरल रेखा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, सीधा होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से इस प्रकार से सीधा होगा। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज और बताते हैं आपको। यहाँ पे पेज ले लेते हैं पहले। जैसे देखिए, अब अभी मैंने आपको बताया कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसको हल करने के लिए कितने समीकरण दिए रहेंगे? दो। ठीक है, तो दो समीकरण में पहला समीकरण ये हो गया, और दूसरा समीकरण यहाँ पर हम लिख लेते हैं b2y प्लस c2, यहाँ पर 1 लिखने दीजिए ऊपर में, c1। ठीक है, बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए इस दोनों समीकरण का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो कितने सरल रेखा बनेंगे? दो सरल रेखा। ठीक है, एक इस वाले समीकरण का सरल रेखा और दूसरा वाला इसका। ठीक है, दो समीकरण है और ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन का है, सरल रेखा का है। ठीक है, दोनों का अगर हम लोग निरूपण करेंगे, दोनों से अगर हम लोग सरल रेखा बनाएंगे तो दो अलग अलग सरल रेखा बनेंगी। ठीक है, पहला सरल रेखा और दूसरा सरल रेखा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो अब यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि समीकरण का जो हल होगा, जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा, जो आंसर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, वो क्या होता है वो जानिए। जैसे देखिए, पहला जो समीकरण दिया गया उसको हमने अगर बनाया ग्राफ, तो उसका ग्राफ ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी लाइन, ए बी। ठीक है, ये सरल रेखा बन गया। दूसरा जो समीकरण हमारे पास था, यहाँ पर जो दूसरा समीकरण है, इस समीकरण को जब हम लोगों ने ग्राफ के रूप में बनाया तो इस तरीके से बन गया। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं सी और डी। ठीक है, दो समीकरण, दो सरल रेखा हमें प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। कहाँ पर? यहाँ पर काट रही है एक दूसरे को। तो जहां पर ये काट रही है, ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। इसका नाम हम लोग ओ रख देते हैं। तो यहाँ पर ओ बिंदु पर रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, यही बिंदु हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हल हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समीकरण होंगे। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण को बारी बारी से ग्राफीय रूप में हम लोग बदलेंगे तो दो सरल रेखा प्राप्त होगा। दोनों सरल रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वो जो बिंदु है वही बिंदु x और y का मान होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभी हम आपको ग्राफ के तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में इमेज बन सके। ठीक है, आपके दिमाग में इमेज बन सके। तो ये जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए संभावनाएं क्या सब है। ठीक है, और एक चीज हम आपको बता दें। चलिए पहले हम ये बताते हैं कि संभावनाएं क्या सब है। संभावनाएं क्या सब है? तीन संभावनाएं हैं। पहला यहाँ पर, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। अब देखिए, अगर संभावनाएं क्या सब है, दो सरल रेखा बनाएंगे तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर हो।
कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करें, दोनों एक दूसरे के समांतर हो। ये दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना ये है कि जैसे एक सरल रेखा है, ठीक है, और ये हमने बना दिया एक सरल रेखा, और दूसरे समीकरण को लेकर के हमने प्रयास किया कि दूसरा बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, इसी पर बन गया, ठीक है। पहली जो सरल रेखा है उसी के जस्ट ऊपर बन गया दूसरा सरल रेखा। ये तीन संभावनाएं, इसके अलावा कुछ भी और नहीं हो सकता। या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, या एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, या एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, ठीक है, ओवरलैप, ठीक है। ये तीन संभावनाएं हैं। इसके अलावा और अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। केवल ये तीन संभावनाएं हैं, या तो प्रतिच्छेद करेगी, या समांतर होंगी, या ओवरलैप, ठीक है। जब ये प्रतिच्छेद करती है तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही हमारा आंसर हो जाता है, और वो इकलौता हल होता है उस समीकरण का, ठीक है। वो इकलौता हल होता है उस दिए गए समीकरण का, ठीक है। इसको अद्वितीय हल बोलते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसका मतलब है कि कोई हल नहीं होगा। कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो मतलब कोई हल, कोई कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तीसरी संभावना ये है कि वो ओवरलैप करे, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो जाए। मतलब ये हो गया कि ये एक रेखा के ऊपर ओवरलैप जो कर रही है, मतलब प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है प्रत्येक बिंदु पर। प्रत्येक बिंदु अगर काउंट करें तो कितने बिंदु हो जाएंगे, अनंत बिंदु हो जाएंगे। तो अनंत हल हो जाएगा इस कंडीशन में, अगर एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद कर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीन संभावनाएं हैं, ठीक है, ये तीन संभावनाएं हैं। अब एक चीज यहां पर देखिए, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही क्या है, सरल रेखा है, सीधी रेखा है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, ठीक है, दोनों क्या है, सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। अब एक बात बताइए, ये जो स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, समीकरण के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस को हम लोग लिख सकते हैं समीकरण के रूप में y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर आप लें कहीं भी, ठीक है, कहीं भी, तो वहां पर y का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु हो जाता है 0 0, ठीक है, शून्य शून्य। अब एक चीज देखिए, अगर y एक्सिस का अगर हम आपको बोलें कि इक्वेशन लिखने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे के हर एक बिंदु पर x का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो y एक्सिस का जो समीकरण है वो हो गया x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस का जो समीकरण है वो हो गया y इज इक्वल टू 0। अगर आपको दो समीकरण इस प्रकार से दिया जाए कि x बराबर 0 और y बराबर 0 का हल बताएं, तो हल के रूप में आप क्या लिखोगे, शून्य और शून्य, क्योंकि ये कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, 0 0 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। एक सेकेंड, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अभी यहाँ पर हम मैंने आपको तीन कंडीशन बताया कि तीन संभावनाएं हैं, या तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, या तो एक दूसरे को क्या करेगी, किसी एक बिंदु पर काटेगी, और वो जो बिंदु है वही समीकरण का हल होगा। या हो सकता है कि वो एक दूसरे के समांतर हो, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। या हो सकता है कि ओवरलैप करे, ठीक है, ओवरलैप करे एक दूसरे पर ही, दोनों एक ही, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, तो इस कंडीशन में अनंत हल होंगे। ये तीन कंडीशन है। अब इस तीनों कंडीशन को
हम आपको समझाएंगे कि आप समीकरण देख करके कैसे पता करोगे कि समीकरण का या तो केवल एक हल है यानी कि अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है, या अनेक हल है। ये कैसे चेक करें हम लोग? ठीक है, तो पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि अद्वितीय हल। कौन सा हल? अद्वितीय, यानी कि केवल एक हल हो। ये कैसे पता करेंगे? सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए समीकरण हम यहाँ पर लिखते हैं, दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण हम लोग लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब ये अद्वितीय हल होने के लिए जो कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखना होगा। कंडीशन क्या है कि आपको चेक करना है कि आपको चेक करना है a1 बटे a2। ठीक है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो समीकरण दिया रहेगा जो समीकरण दिया रहेगा तो जो x का कोफिशिएंट है उसको a1 मानेंगे, जो y का कोफिशिएंट है उसको b1 मानेंगे। ठीक है, पहले समीकरण में। और दूसरे समीकरण में भी जो x का कोफिशिएंट है उसको a2 और जो y का कोफिशिएंट है उसको b2। तो a1 बटे a2 कैलकुलेट करेंगे और b1 बटे b2 कैलकुलेट करेंगे। अगर वो बराबर नहीं है तब क्या होगा? तब केवल और केवल एक ही हल होगा समीकरण का, अद्वितीय हल होगा, यानी x और y का एक एक वैल्यू आ जाएगा जो हमारा आंसर होगा इस कंडीशन में। अगर आपसे सॉल्यूशन ना पूछे, केवल ये पूछे कि किसी भी समीकरण का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5 और यहाँ पर लिख लेते हैं 3x माइनस, या प्लस ही ले लीजिए, प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 है वो a1 के जगह पे है और 3 जो है वो b1 के जगह पे है। और ये जो 3 है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको कुछ बदल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पर 2 3 4 हो गए, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ठीक है, 5। अब देखिए यहाँ पर 5 जो है, यहाँ पर 5 जो है ये a2 है। ठीक है, और ये जो 4 है ये b2 है। तो a1 बटे a2 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? a1 है 2 और a2 है कितना? 5। 2/5। b1 बटे b2 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो b1 कितना है? 3। b2 कितना है? 4। तो अब यहाँ पर आप देखिए 2/5 के बराबर नहीं है 3/4। 2/5 और 3/4 ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये जो दिया गया समीकरण है इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। हल कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी कंडीशन आपको ये याद रखना है कि किस कंडीशन में समीकरण का केवल एक ही हल होगा और किस कंडीशन में समीकरण का एक से अधिक हल होगा। ठीक है, अभी ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, चलिए हम अगला पेज ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन है हमारे पास, यानी कि दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि कोई हल ना हो। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए हम आपको बता दें कि देखिए जब समांतर रेखाएं बनती है तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जब समांतर रेखाएं बनती है तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो समीकरण लिख लेते हैं। पहला हो गया a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि a1 बटे a2, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के, ठीक है, c1 बटे c2 के। आपको चेक करना है a1 बटे a2 a1 बटे a2 लिख लीजिए, b1 बटे b2 लिख लीजिए और c1 बटे c2 लिख लीजिए। देख लीजिए कि ये जो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 जो है वो बराबर है, ठीक है, और ये जो है ये बराबर नहीं है। तब क्या होगा, तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तीसरा कंडीशन है अनंत हल के लिए, इनफाइनाइट हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, वो भी आप देख लीजिए आज के वीडियो में। दो समीकरण हम इस प्रकार से लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण अगर लिखें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो समीकरण हो गया। कंडीशन क्या है ताकि इसके अनंत हल हो, कंडीशन हो जाएगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये बराबर है तीनों, तब क्या होंगे, तब इनफाइनाइट हल होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये वही कंडीशन है जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ओवरलैप करे, उस कंडीशन में ये अनंत हल होते हैं, ठीक है। ये वही कंडीशन है। और यहाँ पर जो कोई हल नहीं है, इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, इसीलिए कोई हल नहीं होता है। और इससे पहले वाला जो था अद्वितीय हल, इसमें क्या होता है, एक रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी क्रॉस करती है, यानी कि काटती है, तो इस कंडीशन में केवल एक ही हल होता है। अभी तक हमने हल करने के लिए नहीं सीखा है कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि इसका जो व्यापक रूप है, ठीक है, व्यापक रूप, ठीक है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यही इसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहली बात हम लोगों ने ये जाना कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लें 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण एक हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया, ये उदाहरण हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म और इसी का ये एग्जाम्पल हो गया। पहली बात हम लोगों ने ये सीखी। दूसरी बात जो हम लोगों ने सीखा है वो क्या है कि ये जो ये जो समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो समीकरण है ये किसका समीकरण है, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, यानी कि सरल रेखा का। सरल रेखा का ये समीकरण है। कहने का मतलब इस समीकरण को अगर हम ग्राफ पर उतारें तो कौन सी आकृति बनेगी, तो वो बनेगी सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात जो हम लोगों ने सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन दिए जाते हैं। तो दोनों इक्वेशन से जो सरल रेखा बनेगी तो या तो प्रतिच्छेद करेगी या फिर समांतर होंगी या फिर ओवरलैप करेंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये तीन कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो ये तीसरी बात हम लोगों ने सीखा। चौथी बात हम लोगों ने सीखा कि इस तीनों कंडीशन को हम लोग चेक कैसे करेंगे।
ठीक है, चेक करना हम लोगों ने सीखा कि अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तब केवल एक हल होंगे। अगर A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, और बराबर नहीं C1/C2, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। और अगर ये तीनों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ये तीनों बराबर है तब अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये 3 कंडीशन है जो हम लोगों ने चेक करना सीखा। अब समय एक बार देख लेते हैं। समय हो गया 25 मिनट। आखिरी चीज जो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को वो है समीकरण को हल करने की विधियां, जो विधि है, जो मेथड है वो कितने हैं। तो टोटल 4 मेथड है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों का नाम आज देख लीजिए। पहला है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है ग्राफ विधि यानी कि ग्राफ मेथड। चौथा है व्रज गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो बोर्ड की तैयारी करते हैं वो उसके लिए जो है व्रज गुणन सीखना जरूरी है, हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। ग्राफ विधि भी हम लोग नहीं सीखेंगे क्योंकि ये बोर्ड के स्टूडेंट के लिए आवश्यक है, हम लोगों के लिए नहीं है। ये जो दो विधि है, ये दोनों विधि सीखेंगे, जिसको जो आसान लगेगा उस विधि से वो सॉल्व करेगा। ठीक है, हम इस दोनों में से दोनों विधि उपयोग करते हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। जहाँ पर जो सटीक लगता है वहाँ पर वो हम यूज कर लेते हैं। आप लोगों भी दोनों विधि को देखने के बाद आप लोगों को जो सरल लगे, आसान लगे, ठीक है, वहाँ पर आपको वो यूज करना है। दोनों में से एक भी अगर सीख गए तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब करना है तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लास नोट्स के बारे में यहाँ पर लिखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।